नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजहंस ऑनलाइन क्लासेज में। तो पिछले वीडियो में हमने दो वीडियो जो देखे, उन वीडियो में हमने 1915 से लेकर महात्मा गांधी ने अलग अलग जो सत्याग्रह के प्रयोग किए, सत्याग्रह के उन प्रयोगों पर पढ़ा। और एक आंदोलन हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, असहयोग आंदोलन। अब वो जो दो आंदोलन थे, पिछले सत्याग्रह के प्रयोग थे, वो सब हमने पढ़े और वो सब पढ़ने के बाद असफल भी हो गए। इसके बाद एक नए चरण की शुरुआत हुई, एक नई शुरुआत हुई किसकी ओर? सविनय अवज्ञा की ओर। इसके लिए इसका नामकरण क्या किया गया? सविनय अवज्ञा की ओर। यानी कि अब जो कांग्रेस थी, असहयोग आंदोलन तक जो कांग्रेस पार्टी थी एक साथ मिली हुई थी, लेकिन अब क्या हुआ कि कांग्रेस जो पार्टी के नेता थे वो दो खेमों में बंट गए, दो गुटों में बंट गए। एक जो गुट था क्या चाहता था कि असहयोग आंदोलन से भी खूंखार आंदोलन, एक उग्र आंदोलन खड़ा किया जाए, और एक जो खेमा था वो क्या चाहता था कि असहयोग की तरह ही आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जाए। तो असहयोग आंदोलन में हमने देखा कि असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, अहिंसात्मक आंदोलन था, लेकिन चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ, घटना घटित हुई, उसी घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो आइए शुरू करते हैं आज अपन सविनय अवज्ञा की ओर, कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, शुरुआत कैसे हुई, किन चरणों में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, कैसी उस समय देश की परिस्थितियां थी, कौन कौन सी समस्याएं थी जो देश के सामने थी। तो आइए शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखो, पहला टॉपिक अपना रहेगा स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही किया गया था। कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसके भीतर ही एक नई पार्टी बनी थी। कौन सी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन जो था वो किन लोगों ने किया था? चित्तरंजन दास, सीआर दास जो है चित्तरंजन दास, और दूसरा कौन सा थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्होंने मिलकर के किसका गठन किया था? स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का गठन किया। क्यों किया स्वराज पार्टी का गठन? क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई गई। किस लिए बनाई गई? क्योंकि एक एक्ट लेकर आई थी ब्रिटिश सरकार। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक ऐसा कानून लेकर आई थी, एक ऐसा एक्ट लेकर आई थी जिसमें किसका गठन किया गया था? प्रांतीय परिषदों का गठन। प्रांतीय परिषद, एक शब्द आया बीच में, प्रांतीय परिषद। इस शब्द को देखकर मन में एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये प्रांतीय जो परिषदें थी, गठन तो किया गया लेकिन थी क्या? तो देखो, आज की अपनी जो विधानसभा है, आज की क्या? राज्यों की विधानसभा। आज की जो विधानसभाएं हैं वही क्या थी? उस समय प्रांतीय परिषद थी। प्रांतीय परिषद में प्रवेश करने के लिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और अन्य जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने मिलकर के कांग्रेस के अंदर ही एक कौन सी पार्टी बना ली? स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी को बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि अपन जो ये प्रांतीय जो परिषद थी, विधानसभा थी, इनमें चुनाव लड़ करके इनमें प्रवेश कर सके, और इनके अंदर रहते हुए, प्रांतीय जो परिषद थी, परिषदों में रहते हुए, यानी कि परिषद का हमें बहिष्कार नहीं करना है, परिषद के अंतर्गत रहते हुए ही क्या करना है? ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना है। यानी कि ब्रिटिश जो सरकार थी, कानून थे, उनका क्या करना? विरोध करना है, और उनमें सुधार की वकालत। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो भी नया कानून देश के लिए लागू करती है, कोई एक्ट लाती है, उनका हमें विरोध करना है, और उनमें सुधार की जो वकालत है वो हमें करनी है। और जो ब्रिटिश सरकार की ये संस्था थी प्रांतीय परिषद, इसको अलोकतांत्रिक सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अलोकतांत्रिक। यानी कि ये जो संस्था बनाई गई थी, ये जनता की जो चुनाव के जो थे उनके विरुद्ध थी। यानी कि इसमें ज्यादा महत्व किसको दिया गया था? अंग्रेजों को ही ज्यादा महत्व दिया गया था। इसलिए इस संस्था को क्या करना था? अलोकतांत्रिक संस्था सिद्ध करना था। लोकतांत्रिक संस्था क्या होती है? यानी कि देखो, एक शब्द और इसके से एक नया शब्द और निकल कर आ गया सामने कि लोकतांत्रिक क्या होता है, अलोकतांत्रिक क्या होता है। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है कि जनता का जनता के लिए
और जनता द्वारा ही शासन क्या है, लोकतंत्र है। और ये परिभाषा किसने दी थी, अब्राहम लिंकन। किसने दी थी, अब्राहम लिंकन, ये परिभाषा दी थी। और लोकतंत्र में आपको भी पता है कि जो शासन की बागडोर है वो किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। चलो टॉपिक पर वापस लौटते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं टॉपिक को। अगला क्या रहेगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तो एक मंदी आई थी विश्व में, आर्थिक जो महामंदी आई थी, नाम सुना होगा आर्थिक महामंदी। शुरुआत होती है आर्थिक महामंदी की कब से, 1926 से, और 1930 तक आते आते ये जो महामंदी थी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। 1926 में आर्थिक जो महामंदी थी वो कब आई थी, 1926 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत होती है और 1930 तक आते आते आर्थिक जो महामंदी थी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। इस महामंदी का भारत पर भी क्या पड़ा था, असर पड़ा था। भारत पर इस महामंदी का असर कैसे पड़ा था कि भारत में जो कृषि उत्पादों की मांग गिरने लगी थी। अच्छा, एक प्रश्न और दिमाग में आया होगा इसे देखकर कि आर्थिक महामंदी जो थी आई क्यों थी, क्या कारण थे आर्थिक महामंदी की, तो थोड़ा बहुत आपको वो भी बता देता हूँ। विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध में पहला जो विश्व युद्ध था उसमें युद्ध उत्पादों की मांग जो थी ज़्यादा थी, और युद्ध उत्पादों की मांग ज़्यादा होने के कारण लोगों ने जो युद्ध से संबंधित उत्पादित फसलें थी जैसे जूट है और इन्हीं फसलों का ज़्यादा उत्पादन किया था। तो युद्ध समाप्त होने के बाद इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, इसलिए इन चीज़ों की कीमतों में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो इन चीज़ों कीमतों में गिरावट आने के कारण चीज़ों की कीमतें, जो वस्तुएं थी इनकी कीमतें भी गिरने लगी। कीमतें गिरने के बाद क्या हुआ कि 1930 तक आते आते इतनी गिर गई कि आर्थिक महामंदी जो थी अपना विकराल रूप धारण कर लिया। और भारत में भी इस महामंदी की क्या पड़े, असर पड़े थे। भारत में क्या असर पड़े थे, देखो कृषि उत्पादों की मांग गिरने लगी, कृषि के जो भी उत्पाद थे उनकी मांगे जो थी वो गिरने लगी और कीमत भी गिरने लगी। सीधी सी बात है, यदि मांग कम होगी तो कीमतों में भी गिरावट आएगी। अब निर्यात कम था, उपज बेचना और लगन चुकाना भी कठिन हो गया था। यानी कि निर्यात कम था, निर्यात तो कम था ही, निर्यात कम था तो किसान जो अपनी उपज थी उनको बेचना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया। उपज यानी कि जो फसलें किसान उगाते थे उन्हें पकाकर बाजारों में बेचते थे, उन्हें बेचना क्या हो गया था, ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब निर्यात कम था, उपज बेचना भी मुश्किल हो गया, तो एक सीधी सी बात है कि लगान चुकाना भी क्या होगा, लगान चुकाना भी किसानों के लिए क्या हो गया था, कठिन हो गया था। यानी कि जो कर लगाए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसानों के पास कर चुकाने के लिए फसलों अपनी उपज के अलावा कोई साधन नहीं था, तो वो कर चुकाना उनके लिए क्या हो गया था, कठिन हो गया था। अब ये जो समस्याएं आई थी, समय धीरे धीरे चल रहा था, समय की घड़ी तो बढ़ ही रही थी। इसी के समय के साथ साथ एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन आया था, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा था, किसने भेजा था, ये चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। इंग्लैंड में एक सरकार आई थी, टोरी सरकार। कौन सी सरकार, टोरी सरकार। टोरी जो थे इंग्लैंड के उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो टोरी सरकार ने 7 सदस्यों का एक दल भेजा था। कितने सदस्यों का, 7 सदस्यों का एक दल भेजा था भारत। किस लिए, कि भारतीय लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जानने के लिए और समस्याएं जान करके उनका हल निकालने और संवैधानिक जो व्यवस्था भारत में कैसे करनी है, इस व्यवस्था के बारे में जानने के लिए क्या भेजा था, साइमन कमीशन। लेकिन दुर्भाग्य से साइमन कमीशन का भारत में एक भयंकर विरोध हुआ। क्यों हुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से भारत गूंज उठा। और साइमन कमीशन बम्बई में उतरा था पहली बार। तो साइमन कमीशन का जो स्वागत है, काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। साइमन कमीशन का इतना भयंकर विरोध क्यों हुआ था,
क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य जो थे, सातों ही क्या थे, अंग्रेज थे। और इस कमीशन को एक दूसरा नाम भी दिया गया, व्हाइट कमीशन। यानी कि जो सातों सदस्य थे, सातों ही अंग्रेज थे। और भारतीयों का मानना क्या था कि भारतीयों की समस्याएं भारतीय ही जान सकता है। यानी कि एक किसान की जो समस्या है वो एक किसान ही जान सकता है। आपने 7 सदस्य जो इसमें ब्रिटेन के जो 7 सदस्य भेजे हैं अंग्रेज, इन सदस्यों में से 2-3 सदस्य जो है इनमें भारत के भी शामिल होने चाहिए। इसलिए इसका क्या हो गया, जमकर भारत में विरोध हुआ। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। लाहौर में एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया और लाहौर में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जो थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज के कारण। कब? 1928 के साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में क्या हो गई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला टॉपिक अपन निकालते हैं, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान। यानी कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान क्यों किया गया था? क्योंकि भारत में जो ये साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था और विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से भारत गुजर रहा था, तो एक 1929 में लॉर्ड इरविन, कौन था? लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि ये जो विरोध हो रहे हैं इन विरोधों को शांत करने के लिए भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। और गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को विश्वास दिलाया कि गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित होने वाला है उसमें संविधान पर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। अब संविधान पर चर्चा की जाएगी और आपका एक अलग संविधान बना करके आपको क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऐसा विश्वास दिलाया। किसने दिलाया? लॉर्ड इरविन ने 1929 में। अब भारतीय जो थे उन्होंने मांग किस चीज़ की कर ली? पूर्ण स्वराज्य की मांग कर ली। कब की गई थी? दिसंबर 1929 में लाहौर का एक अधिवेशन हुआ था। लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अधिवेशन कांग्रेस का था। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वराज्य की मांग। ये बात थोड़ी गौर करके देखना और याद भी रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर सामने आ सकता है। पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है किस अधिवेशन में की गई? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। और अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और किसकी मांग रखी गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। और आगे टाइम के साथ 26 जनवरी 1930, कब? 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया भारत का। और रावी नदी के तट पर जो अपना झंडा था तिरंगा, उसको लहराकर 26 जनवरी 1930 मध्य रात्रि रावी नदी तट पर भारतीय झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद से जब तक देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी को लोग क्या मनाते थे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और भारतीय जो संविधान है वो भी 26 जनवरी को, इसी दिन को यादगार रखने के लिए भारतीय जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे देखो, पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ। यानी कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा लहरा करके और लोगों ने शपथ ली कि पूर्ण स्वराज्य के लिए वो जी जान लगा करके संघर्ष करेंगे। तो आगे देखते हैं, गांधी जी की इच्छा क्या थी? यानी कि गांधी जी की जो इच्छा क्या थी कि स्वतंत्रता का जो विचार है वो विचार दैनिक मुद्दों से जोड़ा जाए। यानी कि अपने जो दैनिक मुद्दे हैं उनसे स्वतंत्रता के विचार को भी जोड़ा जाए ताकि हर एक व्यक्ति के पास, बच्चे बच्चे के पास स्वतंत्रता क्या होती है ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। अब आगे अपन टॉपिक आता है अपना सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की ओर यानी कि अब सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है शुरुआत कैसे होती है और इसकी ओर अपन धीरे धीरे कैसे बढ़ते हैं। देखो 31 जनवरी 1930
बात कब की है? 31 जनवरी 1930 की बात है। वाइसराय कौन? इरविन। इरविन को महात्मा गांधी ने सौंपा था अपना 11 सूत्री, जो 11 मांगों का जो पत्र था, 11 सूत्री पत्र, वो 11 मार्च 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने 11 मांगों का एक पत्र लिखा। और उस पत्र में क्या लिखा था? 11 मार्च तक मांगे मानने की चेतावनी भी दी गई थी। यानी कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा, किसको? लॉर्ड इरविन को। और उस पत्र में मुख्य रूप से मांगे क्या क्या थी? कि नमक जो कर है वो हटाया जाए, नमक कानून का, और नमक कानून का कर हटाया जाए, और जो किसानों पर लगान ज़्यादा है उनको कम किया जाए। ऐसी कुछ 11 मांगे थी। वो पत्र लॉर्ड इरविन को दिया और एक चेतावनी लिखी कि अगर 11 मार्च तक आप इन मांगों को नहीं मानते हो तो भारत में असहयोग से भी बड़ा एक और आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अब महात्मा गांधी ने 11 मार्च तक मांगे मानने की चेतावनी भी दे दी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने एक भी मांग जो थी नहीं मानी और कोई ध्यान नहीं दिया, पत्र को इग्नोर कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग कौन सी थी? नमक कानून की मांग। अब देखो दांडी यात्रा में क्या हुआ। अब महात्मा गांधी अपना आंदोलन की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, और सबसे पहले अपन इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में क्या आ जाए, अच्छी तरह से आ जाए। दांडी यात्रा यानी कि अपने 78 कितने 78 जो अनुयायी थे उनके, महात्मा गांधी के स्वयंसेवक थे, उनके साथ कहाँ से? साबरमती से। कहाँ से? साबरमती नदी, गुजरात साबरमती से अपनी यात्रा शुरू की और दांडी तक। यात्रा कहाँ तक थी? दांडी तक थी। और दांडी तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था? 240 मील। 240 मील की दूरी कितने दिन में तय करते हैं? 24 दिन में। कितने दिन में तय की 240 मीटर की दूरी? 24 दिन में 240 मीटर की दूरी तय की, यानी कि प्रतिदिन 10 मील चले थे। और रास्ते में चलते चलते हर गांव में, जहां भी वो जिस भी गांव से या रास्ते से गुजरे, वहां पर जागरण सभाएं करते हुए जा रहे थे और लोगों को स्वतंत्रता का अर्थ और सत्याग्रह के जो अर्थ है वो समझाते हुए जा रहे थे। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंच करके अपने हाथों से नमक बना करके क्या किया? नमक कानून को तोड़ा। अब महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ करके अंग्रेजों का जो कानून की थी वो अवहेलना कर दी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या था? कि विनम्रता के साथ, यानी कि अहिंसक रूप से जो ब्रिटिश सरकार के कानून थे उनका उल्लंघन करना। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन की क्या कर दी थी? 6 अप्रैल को दांडी में अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद जो देश के नागरिक थे उन्होंने भी जगह जगह पर कानून तोड़ने शुरू कर दिए और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब देखो सविनय अवज्ञा और असहयोग, पिछला आंदोलन कौन सा था? हमारा असहयोग आंदोलन था। और ये कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दोनों में अंतर क्या था? मेन मुख्य बात यही आती है, प्रश्न यहीं से निकल के आएगा एग्जाम में कि 2 आंदोलन अपनी किताब में दे रखे हैं कि हमने पढ़े, प्रश्न उठेगा कि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर क्या थे। तो अंतर अगर अपने को देखना है तो पिछला आंदोलन भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि ना तो हमें सरकार का सहयोग करना है और ना हमें सरकार से सहयोग लेना है। और सविनय अवज्ञा में क्या था? उसमें सहयोग नहीं ले रहे थे, न सहयोग कर रहे थे, और इसमें कानून की अवहेलना कर रहे हैं, यानी कि उनके जो कानून थे उनको तोड़ रहे हैं। अब देखो, न केवल सहयोग न करना बल्कि अंग्रेज कानून भी तोड़ना। हमारा पहला अंतर कौन सा रहेगा? यानी कि हमें सिर्फ सहयोग न करें, इस बात पर ही जोर नहीं देना है कि हमें अंग्रेज ब्रिटिश जो सरकार है उसका सहयोग नहीं करना है, बल्कि ब्रिटिश सरकार के जो कानून है भारत में लागू किए गए उन कानूनों को भी हमें तोड़ना है। दूसरा, अब आगे क्या आता है अपना कि इस कानून का, इस जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका लोगों पर प्रभाव क्या पड़ा? जो भारत की जनता थी, नागरिक थे, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था?
तो उन पर इसका प्रभाव अगर अपन देखें तो नमक कानून, पहला प्रभाव क्या पड़ा था कि नमक पर जो कर था वो हट गया। नमक कानून, गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बना करके क्या तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ दिया था। दूसरा क्या था, किसानों ने भी लगान चुकाने से इनकार कर दिया, यानी कि किसान जो थे उन्होंने जो लगाने थी उनकी वो चुकाने से भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार एक चौकीदारी कर भी लेती थी, वो कर चुकाने से भी लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। आपको पिछले असहयोग आंदोलन में एक आपने छोटा सा आंदोलन देखा था, गुरिल्ला आंदोलन, जो आंध्र प्रदेश की गुडीम पहाड़ियों में गुरिल्ला जनजाति द्वारा छेड़ा गया था। उस आंदोलन किस लिए हुआ था, मेन कारण क्या था उसका, वन कानून। यानी कि वनों में जाने पर लोगों के लिए, जो जनजातीय लोग थे उन पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, और वन में वो प्रवेश भी नहीं कर सकते थे, और उनके जो घर थे, परिवार थे, उनकी संस्कृति थी, यानी कि उनका जो मानव अधिकार थे, रीति रिवाज थे, वो सब उनसे छीन लिए गए। लोगों ने ये कानून भी तोड़ दिया और जंगलों में जाने लगे, और जंगलों से अपने ईंधन के लिए लकड़ियां, फल फ्रूट, औषधियां जो भी थी लाने भी लगे थे। अब आंदोलन चरम सीमा पर तो था, यह आंदोलन भी असहयोग जितना ही बड़ा आंदोलन फैल गया था, लेकिन इसका दमन कैसे कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने के लिए कौन सी चाल चली, वो क्या चाल थी, तो अप्रैल 1930 में, कब, अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान, और मई 1930 में महात्मा गांधी को क्या कर लिया, ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया, और मई में किसको गिरफ्तार कर लेती है, महात्मा गांधी को। इस तरह से जितने भी बड़े बड़े नेता थे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन सबको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने क्या किया, हिंसक प्रदर्शन किया, हिंसक प्रदर्शन किया गया। लोगों ने उग्र आंदोलन एक शुरू कर दिया। औरतों और बच्चों के साथ मारपीट भी की गई। किसके साथ, औरतों और बच्चों के साथ मारपीट की गई। और इस आंदोलन में कुल मिलाकर 1 लाख लोग गिरफ्तार हो चुके थे। कितने, 1 लाख लोगों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो महात्मा गांधी ने, इरविन ने महात्मा गांधी के साथ एक समझौता करने के लिए क्या किया, इनवाइट किया। समझौता किस नाम से पुकारा गया, गांधी इरविन पैक्ट, या फिर गांधी इरविन समझौता कह दो आप, बात एक ही है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय जो था लॉर्ड इरविन, उनके बीच एक समझौता हो गया। और आंदोलन क्या लेने की बात, शर्त क्या रखी कि आपको आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। तो आंदोलन वापस लेने के लिए महात्मा गांधी ने क्या शर्त रखी कि जो भी राजनीतिक बंदी है, यानी कि जिन पर हिंसा का कोई मामला दर्ज नहीं है, राजनीतिक बंदियों को क्या किया जाए, रिहा किया जाए। उस समय राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ये भी क्या थे, जेल में थे। लेकिन महात्मा गांधी ने शर्त रखी कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जिन पर अहिंसात्मक रूप से आंदोलन में भाग रहे थे, उन्हीं लोगों को रिहा करना है। यानी कि जिन पर हिंसा का जो कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, उनको आप रिहा करो। और दूसरी शर्त क्या थी कि गांधी जी है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होने वाला था, उसमें महात्मा गांधी क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो महात्मा चले गए 1931 में, महात्मा गांधी कहाँ चले गए, दिसंबर 1931 में दिल्ली चले गए। और 1932 की शुरुआत में ही गोलमेज सम्मेलन क्या होना था, शुरू होना था। लेकिन महात्मा गांधी की वार्ता जो थी असफल हो गई। वहाँ पर महात्मा गांधी की हंसी उड़ाई गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और जो संवैधानिक चर्चा थी, कोई भी संवैधानिक चर्चा नहीं की गई। इसी कारण वार्ता असफल हो गई और महात्मा गांधी क्या आ गए, वापस भारत आ गए। वापस भारत आकर के महात्मा गांधी ने 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कौन सा, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन इतना नहीं चला, क्योंकि इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने पहले ही दबा दिया था।
इसलिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो भी इस तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन से लोगों में एकता पनपी, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दो आंदोलन हुए, इनसे अलग अलग क्षेत्र के लोग और भारतीय जनता जो है एक एकता के सूत्र में धीरे धीरे बनने लगी थी। तो इस प्रकार महात्मा गांधी की वार्तालाप जो थी लंदन से, संवैधानिक चर्चा थी, वो भी असफल हो गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। और एक बात ध्यान रखना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में किन किन के मध्य हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।